सो गाइज मिस्टर राहुल सिंह जो टाटा म्यूचुअल फंड के CIO हैं, वो पहले भी हमें म्यूचुअल फंड की बात में बहुत बार ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि यूट्यूब लाइव आपके साथ करते हैं बिकॉज आई डू बिलीव कि राहुल सर हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, सो मच एक्सपर्टीज, तो वो हमें एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। या तो राहुल सर, अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस के बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, एंड मेरे भी आपके लिए काफी सवाल हैं जो मैं चाहूंगी कि हम एड्रेस कर पाएं और सबको बता पाएं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो राहुल सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ है। आई मीन ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि US टैरिफ्स की वजह से स्टॉक मार्केट्स पे इम्पैक्ट आज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। Japan, Hong Kong, China, all the markets have been reacting to this, but help us understand, Rahul sir, कि इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे क्या होने वाला है। थैंक यू नम्रता, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, क्योंकि आज काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग डे रहा है, और इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन काफी इंटरेस्टिंग रहे। हो सकता है अगला वीक भी पूरा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये जो इशू है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी इकोनॉमिक या मार्केट की जो इशू है वो एक गवर्नमेंट के एक्शन से शुरू हुई है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी जो करेक्शन होती है या तो किसी बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम से शुरू होती है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से शुरू होती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी गवर्नमेंट के एक्शन से ये करेक्शन हो रही है, और इसीलिए इसको प्रिडिक्ट करना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट, इसमें एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, काफी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और कौन सी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, कैसे टैरिफ रीनेगोशिएट होता है, इससे काफी कुछ हद तक ये डिटरमिन करेगा अगले मैं सोचता हूँ 1 से 3 महीने में कैसे थिंग्स सेटल होती है। और ये करेक्शन इसलिए हुई है क्योंकि अगर आप देखें तो ये पूरा जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, और अमेरिका एक तरीके से ये बोल रही है कि अब हमें अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है और हमें इम्पोर्टेड कंजम्पशन अपना कम करना है। और पिछले 50 सालों में जो पूरी वर्ल्ड है वो एक तरीके से यूज्ड टू हो गई थी कि हम अपनी चीज़ें बनाएंगे और यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे, एंड यूएस विल कंज्यूम, एंड हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, उनकी भी ग्रो होगी। अब वो काफ़ी चैलेंज हो रहा है, और इंडिया फिर भी कुछ हद तक इतना कनेक्टेड नहीं है यूएस से ट्रेड के मामले में। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर, हालांकि हम भी 3% करेक्ट हुए आज, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें यूएस की करेक्शन से या चाइना की करेक्शन से या यूरोपियन मार्केट की करेक्शन से, तो हमारी करेक्शन काफ़ी उस हद तक काफ़ी मैनेजेबल है। और उसके काफ़ी कारण हैं, उस कारण में हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अनसर्टेनिटी कुछ दिन रहेगी, लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं इंडिया के लिए। तो कुछ हद तक इंडिया के लिए फिर भी मैं सोचूंगा कि रिस्क तो है, बट रिस्क थोड़े बैलेंस्ड है, एकदम एक तरफा जो है रिस्क नहीं। ओके, सो देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने या तो पैनिक मोड में हैं, बट आई ऑल्सो सी बेस्ड ऑन द कमेंट्स दैट वी आर सीइंग ऑन यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो काफी एक्साइटेड हैं इस मार्केट फॉल को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप प्लीज हमें बताइए राहुल जी कि एज एन इन्वेस्टर जो पैनिक कर रहे हैं, जो शायद अभी रिलेटिवली न्यू है टू द इक्विटी वर्ल्ड, उन्होंने शायद ये मार्केट क्रैश पहली बार देखा है ऑफ दिस एक्सटेंट, राइट? तो जो इन्वेस्टर्स इतना पैनिक कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, कंसिडरिंग आज हमने 3 to 4% मार्केट फॉल देखा है इन इंडिया, राइट? एंड या सो गिव अस योर व्यू फॉर द पैनिकिंग इन्वेस्टर कि उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अपनी एसेट एलोकेशन देखनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, मैंने ये भी देखा, या जो नए इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा मैं, 2-3 साल में जो पहली बार आए हैं, उनकी पोर्टफोलियोज काफी या तो बहुत थीमेटिक हो गई थी या बहुत स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ गई थी। तो एक होलिस्टिक तरीके से आपको देखना चाहिए। कुछ ये एक वेकअप कॉल है, आप समझिए, यही नहीं, मतलब दिसंबर से जो करेक्शन चल रही है, आप उसको एक वेकअप कॉल मान सकते हैं। और ये वेकअप कॉल काफी सही टाइम पे है, बिकॉज ये बड़े बबल बनने के पहले ये वेकअप कॉल आ जाए, ये काफी अच्छी चीज है।
तो इसमें आपको ये देखना है कि हमें कौन से सेगमेंट्स में अभी रहना है और इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, इंडियन मार्केट का जो इम्पैक्ट, इंडियन मार्केट पे जो इम्पैक्ट है या इंडियन इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना कि बाकी कंट्रीज पे है और बाकी इकोनॉमीज पे। तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट शायद 0.5% कम हो जाए अगर वर्ल्ड स्लो डाउन होती है तो, लेकिन कोलैप्स नहीं करेगी। हमारी अगर बैंकिंग सेक्टर देखें, गवर्नमेंट फाइनेंस देखें, या हमारी प्रॉफिट ग्रोथ देखें, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि अगले 2 साल में 12% ग्रोथ की उम्मीद है, ये अगर कटेगी भी तो बहुत ज्यादा डीप कट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए हमें अपनी थोड़ी एसेट एलोकेशन देखनी चाहिए, थोड़ा लार्ज कैप की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा जो थीमेटिक फंड्स हैं उनसे हट के हमें कोर कैटेगरी फंड्स में आना चाहिए, और हाइब्रिड कैटेगरी जिसके बारे में हम और डिटेल में बात कर सकते हैं बाद में, हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें कि डेट, इक्विटी, कमोडिटीज, गोल्ड वगैरह है, वहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब तक बनी रहेगी, हमें मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी भी काफी सेफ्टी के साथ रिटर्न दे सकता है। Okay, so that was actually my next question for you, Rahul ji, कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जिसमें अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मे बी एट दिस पॉइंट वी शुड इन्वेस्ट, और हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन से रिलेटिवली लॉन्ग टर्म है, तो अभी के टाइम में ऐसे कौन से अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं जो हम केटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज? आपने ऑफ कोर्स बोला लार्ज कैप्स की तरफ देख सकते हैं या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, बट क्या आप थोड़ा डिटेल में हमें बता सकते हैं कि हम कौन कौन सी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, लार्ज कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। अगर मैं मिड एंड स्मॉल कैप देखूं तो अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप प्रीमियम पे चल रहे हैं लार्ज कैप के। और लार्ज कैप में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग, कंज्यूमर, फार्मा, इंश्योरेंस, पावर, जो कि ग्लोबल स्लोडाउन से जिनका ज़्यादा कुछ इंटरकनेक्शन नहीं है, और वैल्यूएशन इस लेवल पे हैं जहाँ पे हमारी रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी फेवरेबल है। इसीलिए मैं लार्ज कैप तो बिल्कुल ही रिकमेंड करूंगा। और पिछले 3-4 साल में आई थिंक लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया था लार्ज कैप फंड से, बट लार्ज कैप फंड आज के दिन में रिस्क रिवॉर्ड वाइज आर लुकिंग मोस्ट रीजनेबल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव। दूसरी जो सेक्टर जो मुझे आज अच्छी लग रही है, जैसे मोनाला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर, जो कि पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म किया है। आई थिंक वहाँ भी काफी सेगमेंट्स ऐसे हैं बीएफएसआई में जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हो गई। तीसरा सेक्टर जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर है, जहाँ पे फार्मा इज वन सेगमेंट। वहाँ पे यूएस पार्ट ऑफ द मार्केट में थोड़ी अनसर्टिनिटी रहेगी, बट डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, ये एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म सेक्टर हो सकता है। और वैल्यूएशन हालांकि बढ़ गए हैं पिछले 2-3 साल में, लेकिन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और एक फेयर वैल्यूएशन के रेंज में है, समझ गया। तो मैं समझूंगा हेल्थ केयर, फार्मा, बैंकिंग और लार्ज कैप, ये 3 कैटेगरी ऑफ फंड्स देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हाइब्रिड कैटेगरी में आप देखें तो मल्टी एसेट एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो सकता है। ओके, सो यू डू रेकमेंड कि ऐसे जो हैं फंड्स ये हमें इस टाइम में वुड बेनिफिट अस इन द लॉन्ग टर्म। ओके, हाउ अबाउट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? डू यू थिंक इस टाइम में हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, हम लोग सब बात करते हैं कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 ईयर, 10 ईयर, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि हर 3 साल में किसी भी इन्वेस्टर को एक बार अपनी पोर्टफोलियो शांत दिमाग से एक बार एक स्टेप बैक करके देखनी चाहिए कि भाई मेरा एलोकेशन जो है मिड एंड स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में कितना है, गोल्ड में कितना है। और क्योंकि हर 3-4 साल में एक बार साइकिल चेंज होती है, भले ही आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हर 3-4 साल में एक बार कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आपको अपनी पोर्टफोलियो की करनी चाहिए। जो कि मुझे लगता है उसका सही समय था दिसंबर लास्ट ईयर, क्योंकि उस समय मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी पीक पे थे और एक तरीके का यूफोरिया बन रहा था। कुछ हद तक वो यूफोरिया करेक्ट हुआ है पिछले 3 महीनों में, लेकिन अभी भी गलत समय नहीं है। अगर आपकी एलोकेशन कुछ सेगमेंट्स में, रिस्की सेगमेंट्स में अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो देर इज नो रॉन्ग टाइम टू evaluate. But my recommendation to all new investors is to
एवरी 3-4 ईयर्स आपको एक बार अपनी पोर्टफोलियो देख लेनी चाहिए ओवरऑल एलोकेशन के हिसाब से, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, एसआईपी होते रहता है, और कहीं ना कहीं जाके आप जो ओवरऑल एलोकेशन, ओवरऑल एसेट एलोकेशन है, उस पर से ध्यान हट जाता है। ओके मैं बोलूंगा कि अगले हर पीरियोडिकली, जिसकी जितनी कंफर्ट हो, पीरियोडिकली एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और ऐसे माहौल में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया। ओके सो यू डू थिंक कि अगर मान लीजिए भी मार्केट करेक्शन हो रहा है तो शायद मुझे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस अभी करना चाहिए, इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग टर्म एट अ टाइम लाइक दिस? डेफिनेटली एटलीस्ट आप एडिशनल एलोकेशन आपको पता है कहाँ करना। ओके अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स को नहीं भी चेंज करना चाहें, एटलीस्ट एडिशनल एलोकेशन का कितना, क्या रुख होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, दैट एटलीस्ट वो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। एंड फिर सही मौके पे आपको अगर रीजगल करना है, या अपनी कुछ ऐसी सेक्टर्स या ऐसे फंड में से आपको एग्जिट करके रीजगल करना है, तो उसका भी मौका मिलता है। मार्केट इज नॉट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मार्केट हमेशा ऐसे या ऐसे नहीं जाती है, बीच बीच में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगी। लेकिन एक बार अगर आपने रिव्यू कर लिया तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, अगले 6 महीने में मुझे ये चेंजेस करने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी चेंजेस अगले दिन ही कर दें, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-6 मंथ्स आपको वो चेंजेस अचीव कर लेनी चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो प्लान योर चेंजेस कि अगर मार्केट में ऐसा हुआ तो हम शायद वी कैन डू दिस टू आवर पोर्टफोलियो। ओके एग्जैक्टली। आपने सेक्टर्स के बारे में थोड़ा बोला है ऑलरेडी राहुल जी, बट फिर भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर हम देखें तो एक टैरिफ्स हमारे लिए उतना ज्यादा नहीं बढ़े हैं जितने दूसरे देशों के लिए बढ़े हैं। Do you think ये tariffs could actually be a good opportunity for a country like India? Do you think ये हमारे लिए actually एक silver lining है? And इन tariffs की वजह से क्या ऐसे कोई specific sectors हैं जो अच्छा करेंगे? आपने general बोला था कि correction के time में हम कौन से sectors में देख सकते हैं, but I'm saying from this particular decision, do you think ऐसे कोई sectors हैं जो शायद आगे जाके अच्छा करने वाले हैं? देखिए, ऐसी सिचुएशन में सिल्वर लाइनिंग ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कि ग्लोबल स्लोडाउन से थोड़ा फायदा होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ग्लोबल स्लोडाउन होती है ट्रेड की वजह से, ट्रेड स्लोडाउन की वजह से, तो क्रूड प्राइसेस नीचे आते हैं, केमिकल प्राइसेस नीचे आते हैं, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं। और इंडिया इज अ नेट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज, भले ही आप केमिकल्स बोल लीजिए या मेटल्स बोल लीजिए या क्रूड ऑयल बोल लीजिए। तो एक तो गवर्नमेंट को फायदा होता है, गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट कम होती है, इन्फ्लेशन कम होता है, दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम। कमोडिटी प्राइसेस जब गिरती हैं तो काफी कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होती है, और काफी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में, जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया या कंज्यूमर सेक्टर हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, व्हाइट गुड, कई कंपनीज है जो कि इनपुट यूज करती हैं कमोडिटीज को, मेटल्स को, या ये उनकी इनपुट्स हैं, उनकी रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जब गिरती हैं तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन में इनको कंफर्ट आ जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन जब बढ़ती है तो वो डिमांड भी ग्रो कर सकती है, क्योंकि फिर वो प्राइस थोड़ा कट करके डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं। तो सिल्वर लाइनिंग अगर मैं सोचूं तो यही एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है इंडिया के लिए। और ये जो सेक्टर्स मैंने जिनका नाम लिया, इनको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। कंज्यूमर सेक्टर की कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑटो कंपनीज हैं, डोमेस्टिक डिमांड वाली, जो एक्सपोर्टर नहीं, क्यों, जो डोमेस्टिक डिमांड, जिनकी डिमांड डोमेस्टिक हो और इनपुट इंटरनेशनल हो, उससे बढ़िया सिचुएशन, उससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो जिस भी सेक्टर में, जिस भी कंपनीज में ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, उन कंपनीज के लिए सिल्वर लाइनिंग है। ओके, वंडरफुल। सो दिस इज द टाइम जब मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स काफी पैनिक करके अपनी एसआईपीज को भी रोक देते हैं, राइट? क्योंकि उनको लगता है कि अभी शायद रुक जाते हैं, बाद में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बट विदाउट रियलाइजिंग कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब आप उतार चढ़ाव दोनों में इन्वेस्ट करेंगे। सो कुड यू प्लीज टेल अस कि ऐसे समय में हमें अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू करके क्या फायदा होगा? सो हाउ वुड एसआईपीज help us at a time like this? See, SIP का मतलब ही ये है कि आप
मार्केट के हर दौर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एसआईपी पॉज करने का समय तब होता है जब वैल्यूएशन बहुत हाई होती है, तब मैं समझ सकता हूँ कि आपने एसआईपी क्यों पॉज की। अभी तो वो समय नहीं है। मे भी समय था पिछला सितंबर अक्टूबर में, आप 3-6 महीने के लिए पॉज कर सकते थे अगर आपको लगता है तो, अगर आप एग्री करते हैं या आप उस टाइप के फंड्स में हो जहाँ की रिस्क बढ़ गया है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको एसेट एलोकेशन जरूर देखना चाहिए, लेकिन काफी, जैसे मैंने बोला, काफी सेक्टर्स जो हैं बेनिफिट करेंगे इस सिचुएशन में। लार्ज कैप सेक्टर जो है या लार्ज कैप सेगमेंट जो है वहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो मैं बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ पॉजिंग यू शुड रीएलोकेट सम ऑफ दीज एसआईपीज। शायद वो एक मिडिल पाथ हो सकता है। और वही मेरा एडवाइस रहेगा, बिकॉज उस जरिए से थोड़ी आपकी कैपिटल एलोकेशन भी सुधर जाएगी, एसेट एलोकेशन भी सुधर जाएगी, और आप जो करंट सिचुएशन है उसका एक एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही रोक दिया तो फिर आपको जो सिल्वर लाइनिंग्स की मैं बात की उसकी भी एडवांटेज नहीं मिल पाएगी। ओके ओके, श्योर। एंड हाउ अबाउट गोल्ड, राहुल जी? क्योंकि गोल्ड के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है, एंड आई कैन सी दैट एज वेल, कि क्या इस समय में हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमने देखा है कि गोल्ड रेट पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़े हैं। ऑफ कोर्स टुडे वी आर ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट लेवल। सो प्लीज टेल अस कि क्या इस समय में अगर हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, मे बी थ्रू ETFs और गोल्ड फंड्स, क्या वो हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है? ऑफ कोर्स आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में बात करी, जिसमें गोल्ड इज पार्ट ऑफ इट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट टेल अस कि अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे, तो क्या वो एक सही ऑप्शन माना जाएगा या सही तरीका माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक गोल्ड की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी में, और आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी ना केवल इकोनॉमी में है बट यूएस में सबसे ज्यादा है। और इसलिए यूएस डॉलर जो है, जो पिछले 10 सालों से अप्रिशिएट कर रहा था, अभी कुछ महीनों से आपने देखा होगा, पिछले 3 महीनों से डिवैल्यू हो रहा है या डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जब भी डॉलर के प्रति लोग नर्वस होते हैं, उस समय गोल्ड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और सारे सेंट्रल बैंक्स को भी अगर मैं देखूं, दुनिया भर में सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड से वो भी अपनी एसेट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, वो भी डॉलर एसेट्स कम करके गोल्ड एसेट्स बढ़ा रहे हैं। तो अगर पूरी सेंट्रल बैंक्स, पूरी दुनिया अगर कर रही है, तो एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी आपको उसका एडवांटेज उठाना है। और मैं समझता हूँ गोल्ड ETF सबसे आसान तरीका है। ऑफ कोर्स मल्टी एसेट के थ्रू भी आपको गोल्ड एक्सपोजर मिल सकता है, लेकिन गोल्ड ETF एक आज के दिन में एसेट एलोकेशन वाइज बिल्कुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आज के दिन में। Okay. और आज ही मतलब अगले 3 साल के लिए मैं बोलूंगा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। Okay, but do you see any correction in gold? Do you think कि गोल्ड में शायद करेक्शन होगा, अभी बहुत ओवरवैल्यूड है? देखिए, बोलना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में व्यू मैं नहीं देना चाहूंगा गोल्ड का, बिकॉज उसमें काफी सारी मैं बस ये बोलूंगा कि गोल्ड एसेट एलोकेशन में अगर आपकी जीरो है तो प्लीज आप अगर कोई करेक्शन आती है किसी भी कारण से, तो उसका एडवांटेज लीजिए और उसको एलोकेशन को धीरे धीरे आपको बढ़ाना चाहिए। ओके, देन लेट मी आस्क यू अबाउट स्मॉल कैप, राइट? आज हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 5% करेक्ट हुआ, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, राहुल जी, पिछले कोविड के बाद मिड कैप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया है, एंड लाइक आई सेड कि इट इज बिन अ कार्नेज फॉर देम। सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एज अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर अभी मुझे व्हाट शुड आई डू, राइट? और अगर मेरा बहुत एलोकेशन स्मॉल कैप में है, तो क्या मुझे अभी पैसा निकाल लेना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए? व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी एज अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर? See, if in your asset allocation, I'll again go back to asset allocation. अगर आपके एसेट एलोकेशन में 80% स्मॉल कैप में है तो बिल्कुल प्लीज आप थोड़ा सा उसको करेक्ट कीजिए। अगर आपकी 30% एलोकेशन है तो मैं बोलूंगा टच करने की जरूरत नहीं है 20-30%। सो जस्ट टू गिव यू द रेंज, जस्ट टू गिव यू एक्सट्रीम एग्जांपल्स, बिकॉज आई हैव सीन बोथ एग्जांपल्स। और अगर 10% है तो आप एक्चुअली अभी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में करेक्शन जो है दिसंबर से शुरू हुई थी। काफी सिग्निफिकेंट करेक्शन ऑलरेडी मार्च तक आ चुकी थी।
और अब जो करेक्शन हो रही है या चल रही है, या अगर और चलती रही तो स्मॉल कैप की वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मैं लार्ज कैप पे के लिए ज्यादा बुलिश हूँ, स्मॉल कैप की वैल्यूएशन भी अगर ये करेक्शन चलती रही या 3-6 महीने यहीं पे रह गई इंडेक्स, तो ये काफी इम्प्रूवमेंट वैल्यूएशन में हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हर चीज जो है, देखिए कोई फ्री लंच नहीं होता। इक्विटी मार्केट्स में लोगों को लगता है कि मैं लार्ज कैप में क्यों डालूं, स्मॉल कैप में तो मुझे 25% रिटर्न बन रहा था। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है एज एन इन्वेस्टर कि देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपको एक्सेस रिटर्न बन रहा है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिस्क भी ले रहे हैं। विदाउट एक्स्ट्रा रिस्क देयर इज नो एक्स्ट्रा रिटर्न। एंड कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में या 3 साल में लोग ये भूल चुके थे कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है। और वो अभी वो रिस्क आपको पिछले 3 महीने में उभर के सामने आया है। और इसलिए जैसा मैंने बोला, ये काफी अच्छा वेकअप कॉल है। एंड वेकअप कॉल तब होता है अगर आप उस वेकअप कॉल पे एक्ट कीजिए। एंड इसमें एक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप देखिए अपनी पोर्टफोलियो को, अगर उसमें स्मॉल कैप एलोकेशन ही पूरा 80% हो गया है पूरे एसेट्स में, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप अभी भी 10-20% एलोकेशन पे हैं स्मॉल कैप में, तो अपना आप SIP जारी रखिए, बिकॉज वैल्यूएशन जो है दिसंबर टू नाउ काफी करेक्ट हो चुके हैं। और अभी जैसे हम अपने स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो हमें अब कुछ ऐसे लेवल्स दिख रहे हैं जहां पे हम अपनी कैश को अब हम डिप्लॉय कर पा रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सिग्नल है और डेटा पॉइंट है। आई थिंक स्मॉल कैप के लिए एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल कैप जो हम स्टॉक्स देखते हैं दे जनरली लॉट डोमेस्टिक सेक्टर्स, राइट? तो फिर डू यू रियली थिंक कि अगर हम बहुत ज्यादा करेक्शन देखेंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस, शायद उतना इम्पैक्ट स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी पे ना हो, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर्स दैट इट फोकसेस ऑन? नहीं, राइट, दैट इज राइट, बट बहुत सारे स्मॉल कैप्स ऐसे भी हैं जो डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं या जिनका, क्योंकि काफी पिछले 2-3 साल में काफी ऐसी कंपनीज आई हैं जो एक्सपोर्ट स्टोरी या एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन ही है। तो इसमें फिर वो डिस्कशन जो है कंपनी बाय कंपनी स्पेसिफिक हो जाता है। इनफैक्ट लार्ज कैप में भी ऐसी काफी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो केवल डोमेस्टिक डिमांड से ड्रिवन है। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप इज डोमेस्टिक एंड लार्ज कैप इज एक्सपोर्ट, ऐसा नहीं। इसमें कंपनी बाय कंपनी हमें देखना पड़ता है। Okay. Fair enough. Also, when we talk about India's IT sector, Rahul ji, हम ये नहीं बोलेंगे कि डायरेक्ट ट्रम्प के टैरिफ, it's not directly subjected to it, but it does. अगर US में इकोनॉमिक sluggishness होगा, US में रिसेशन होगा, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट IT सेक्टर पे, हमारे IT सेक्टर पे पड़ेगा, राइट? सो प्लीज टेल अस कि हाउ वुड वी लुक एट IT एज अ सेक्टर अगर अगर मान लीजिए US रिसेशन में जाता है तो? नहीं, IT पे जरूर फर्क पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली IT स्पेंडिंग, कुछ तो रेगुलर मेंटेनेंस स्पेंडिंग होती है IT में जो कि चलती रहती है, लेकिन कुछ जो होती है उसको हम डिस्क्रिशनरी IT स्पेंडिंग बोलते हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स कंपनीज कर रही हैं, नई ऐप बना रहे हैं या नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो काम थोड़ा रुक जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है अनसर्टेन पीरियड में, और वो अभी शायद होने लग जाएगा। एंड इसीलिए कुछ हद तक जो है करेक्शन IT में, आपने देखा होगा IT में ज्यादा करेक्शन हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर वही है। हालांकि उस पर ड्यूटीज नहीं लगती है क्योंकि वो सर्विस एक्सपोर्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट जो बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट उस सेक्टर पे होगा। और ये कंपनीज अभी देखिए ऐसे भी इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन चल रही थी, तो हम अगले साल की ग्रोथ अगर देखें तो 7-8% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी पूरी सेक्टर से। 7-8% हो सकता है 3-4% हो जाए, 5% हो जाए, तो टू दैट एक्सटेंट
मुझे लगता है इसमें हिट तो आएगी. Yeah, I completely agree with you, and I think IT as a sector, बहुत सारे लोग are very bullish towards IT sector, तो I think उनको थोड़ा careful रहना चाहिए in the coming few months, if not in the long term. Okay, so I think अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने 2008 का financial crisis देखा, जहाँ पे of course market correction काफ़ी बड़ा हुआ था. हमने 2020 में देखा market correction, and like I said, बहुत सारे जो investors हैं उन्होंने शायद 2020 से अपनी investment journey शुरू करी है, तो अब वो पहला correction देख रहे हैं. And I think every correction brings an opportunity. Yeah. So when we're talking about opportunities, 2008 में जिन्होंने अच्छा invest किया, they actually made a lot of money. 2020 में लोगों ने जिन्होंने invest किया saw great returns. So do you think कि अभी जो है हम एक this is like a blessing in disguise? Do you think ये एक अच्छा समय है, opportunity है for investors कि शायद अगर वो और पैसा invest करें इस time में तो उनके लिए अच्छा होगा? What is your take on this? हाँ, देखिए, अगर मैं लार्ज कैप की ही बात करूं तो 15% करेक्शन हो चुकी है निफ्टी में. सिग्निफिकेंट करेक्शन है. और हर करेक्शन या हर क्राइसिस को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर क्राइसिस और करेक्शन अपने अलग रीजन से होता है. जैसा कि मैंने बोला, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार जो रीजन है वो पॉलिटिकल रीजन है या एक कंट्री स्पेसिफिक रीजन है. पिछले जो करेक्शंस हुए वो ज्यादा बैंक के प्रॉब्लम, बैंकिंग सेक्टर प्रॉब्लम या करेंसी प्रॉब्लम से उठ के खड़े हुए थे. तो इसीलिए इस क्राइसिस पे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा है, मार्केट इम्पैक्ट कम होगा. क्योंकि जो प्रॉब्लम अगर मार्केट से शुरू होती है तो वहां मार्केट करेक्शन ज्यादा होती है, बाद में इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होती है. यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, फिर मार्केट पे इम्पैक्ट होगा. इसीलिए मार्केट विल रिएक्ट, मार्केट हैज रिएक्टेड. नाउ इट विल वेट एंड वॉच. मेरे ख्याल से नाउ इट विल वेट एंड वॉच कि एक्चुअली इकोनॉमी में कितना हिट आ रहा है. क्योंकि इकोनॉमी में जो हिट आती है वो धीरे धीरे आती है, और अगर प्रॉब्लम मार्केट से शुरू होती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से शुरू हुई थी 2008 में, तो वो एक प्रॉब्लम जो है एक झटके में आ जाती है. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये करेक्शन काफी डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्शन हो सकता है. इसमें अभी एक बार प्राइस करेक्शन आई है, हो सकता है अभी टाइम करेक्शन हो सकता है लार्ज कैप अच्छा करें, स्मॉल एंड मिड उतना अच्छा नहीं करें. हो सकता है कुछ सेक्टर, जैसे मैंने बोला, जिसमें सिल्वर लाइनिंग्स हैं, those sectors might do well. तो ये बहुत ही एक आई वुड से इंटरेस्टिंग बॉटम अप काइंड ऑफ मार्केट होने वाला है. और इसमें हम जितना भी हम अपना रिस्क कंट्रोल कर सकें, आई थिंक रिटर्न्स अभी भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर हमने रिस्क कंट्रोल कर लिया तो हाफ द जॉब इज डन. ओके. सो ऐसे राहुल जी, कोई बेसिक थंब रूल्स हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अभी के टाइम में फॉलो कर सकते हैं? Can you think of any good thumb rules that we should follow as investors? Well, I think the thumb rule is that, I mean, from an asset allocation, I'll go back and say that आपको आज के सिचुएशन में जहां वैल्यूएशंस हैं, जहां पे रिस्क हैं, मुझे लगता है 65%, 70% लार्ज कैप में रहना चाहिए. एंड बाकी जो 30, 35, 40% है वो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर फंड, बैंकिंग, फार्मा, स्मॉल कैप, आप वो कॉम्बिनेशन में आप उसको रह सकते हैं. As far as debt and equity is concerned, I think balanced advantage fund और multi asset fund use करके आप अपना debt allocation manage कर सकते हैं, because आपको equity taxation मिल जाएगी. So as long as you stick to that, keep it simple. My advice would be to keep it simple. ये मार्केट में बहुत ज्यादा आपको थीमेटिक या बहुत ज्यादा डिफरेंट या क्यूट चीजें करने की जरूरत नहीं है. अगर आप थिंग्स को सिंपल रखेंगे तो आपकी रिस्क मैनेजेबल रहेगी. भले ही आपको 1-2% कम रिटर्न बने, लेकिन अगर मार्केट और करेक्ट होती है यहाँ से, तो आपकी जो आउट परफॉर्मेंस है या आपकी जो रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, वो बहुत बहुत सुपीरियर होगी. Okay. And how about lump sum investing? Do you think ये एक सही opportunity है? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर आप lump sum कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइमिंग करना चाहिए मार्केट में. SIPs के लिए of course you don't need to do that, लेकिन lump sum अगर आप कर रहे हैं one time investment, तो some form of market timing is good. So do you think ये एक अच्छा opportunity है to do one time investment into mutual fund, different mutual funds?
Yes, I think it in some categories. Yes, I would still not recommend lump sum. Lump sum केवल hybrid कैटेगरी के लिए ठीक है, मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी Okay. सेविंग्स, क्योंकि वहां पे आप डायनेमिकली इक्विटी एलोकेशन कर रहे हैं. एनी अदर इक्विटी कैटेगरी, आई थिंक एटलीस्ट अगर आप लार्ज कैप कर रहे हैं तो आप 2-3 मंथ का एसटीपी कर सकते हैं. अगर आप स्मॉल कैप कर रहे हैं तो लंबा ड्यूरेशन रखना चाहिए. तो उसके बाद फिर वो थंब रूल्स आपके एसआईपी एसटीपी के रह सकते हैं. मतलब लमसम आई वुड से even if you're putting in large cap, it should still be in a 3-month period, not in a lump sum period. Because see, global risks are, it is not that large cap is a free lunch also. Ultimately, equity में कोई भी free lunch नहीं है, and therefore अगर आप risk ले रहे हैं तो आपको risk को manage करना भी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको आप अलग नहीं रख सकते. तो जितना आप खुद रिस्क मैनेज कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि मार्केट आपके लिए रिस्क नहीं मैनेज करेगी, रिस्क आपको खुद ही मैनेज करना है. एसेट एलोकेशन भी आपके लिए मार्केट नहीं करेगी, आपको खुद ही करना है. ओके. सो एक्चुअली राहुल जी, ये जो सारे सवाल मैं आपसे पूछी, सारे हमारे व्यूअर्स के सवाल हैं, एंड आई एम जस्ट मॉडरेटिंग इट एंड हेल्पिंग यू यू नो आंसर द क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स अभी जो लाइव ऑडियंस है वो आपसे पूछ रहे हैं. एंड एक जो दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये भी है कि अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे अभी टेंशन लेनी चाहिए? शुड आई बी वरीड अबाउट द मार्केट करेक्शन और व्हाट्स हैपनिंग अराउंड? You should be watchful. As I mentioned, there is this problem has started from the economy and market is reacting to it. Normally problem market से शुरू होती है और फिर economy उसका impact आता है. तो ये इसलिए this is going to be a period for watching and being very watchful and not really worrying too much, because there are things which are happening so much bigger than you that आप worry करके भी आप कुछ change नहीं कर सकते, but आपको watchful रहना जरूरी है. ओके. ओके. बट इन द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि शायद इतना इम्पैक्ट ना हो. अगर मैंने 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी शायद मुझे उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अबाउट हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग. वुड दैट बी राइट? या आई थिंक सो, बिकॉज जैसा भी हमने डिस्कस किया कि इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव्स तो हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव है क्योंकि क्रूड प्राइसेस गिर गई हैं, कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, कमोडिटी प्राइसेस गिर गई हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग की एक ऑफसेट भी है. प्लस हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो कम आई थी सितंबर क्वार्टर में, उसकी वजह से गवर्नमेंट भी थोड़ी प्रोएक्टिव हो गई, उन्होंने टैक्स कट किया. आरबीआई ने अभी क्रेडिट पॉलिसी में भी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ध्यान ज़्यादा गया है. तो ये सब चीज़ अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हम लोग का एक अलग साइकिल चल रहा है. इंडिया एक अलग साइकिल में है. हालांकि ग्लोबल साइकिल से हम बच नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन हमारी जो अलग साइकिल चल रही है वो काफी कुछ हद तक ग्लोबल साइकिल को ऑफसेट कर लेगी, और कुछ फायदे हमें होंगे जो जिसका कि एज अ कंट्री कहीं ना कहीं जाके मार्केट विल स्टार्ट recognizing that benefit and that some of the silver linings we discussed. We also have a question around international funds, क्योंकि of course we've seen कि बहुत ज़्यादा international funds की तरफ भी झुकाव रहता है investors का. International funds ने करीब 11% का drop देखा है in a week. And you know, do you think ऐसे investors जिन्होंने international funds में invest किया है कंटिन्यू रहना चाहिए? क्या इंटरनेशनल फंड्स हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ट्रूली? और अगर करते हैं तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स हैं अभी, तो क्या मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए? और मेरा इंटरनेशनल फंड से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल फंड्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट लुक एट दोज. वी आल्सो डोंट हैव एनी इंटरनेशनल फंड और अ फीडर फंड. But my only simple advice would be कि yes, as a matter of diversification देखना चाहिए. But in this situation where the world is going through such changes, it is very difficult to take a view on international fund. जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें हम समझ सकते हैं, जो कि अपनी मार्केट है, इंडियन मार्केट है, यहाँ की कंपनीज हैं, मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रखना चाहता हूँ. और आई थिंक अगर किसी को अगर कॉन्फिडेंस है या
चाइनीज मार्केट पे या यूएस मार्केट पे यहाँ से इस लेवल से, तो प्लीज यू कैन गो ऑन एंड डू इट, बट डू इट अंडर लिमिट्स, यू नो, बिकॉज Okay. रिस्क वहाँ ज्यादा है आज के दिन में। अगर मैं देखूं मार्केट में, अगर इकोनॉमी में देखूं, तो the risk to slow down is much more in other countries than in India today. Okay. Fair. So I think I think one of the last few questions that I would like to ask you, maybe the last one, unless we have something else from the audience side. अब फाइनली हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्लस जो आगे जाके देखने वाले हैं? व्हाट इज योर व्यू एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? अभी हम इन्वेस्टेड रहना चाहिए, थोड़ा रीबैलेंसिंग करना चाहिए? What would be your final word to those investors? I would say that this correction or this situation is very different from previous corrections. Yeah. यहाँ पे इंडिया एज अ कंट्री थोड़ी डिफरेंटली पोजीशन है हम लोग। कुछ सिचुएशंस में हमें फायदे भी हो सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी वैल्यूएशन करेक्शन जो है वो दिसंबर से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए आज के दिन में हम देखें तो हमारी वॉलेटिलिटी लो है, हमारी करेक्शन अभी भी बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में हम लोग काफी मैनेजेबल करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वन तो वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल हो गए थे, दूसरी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट भी जो है हमारा लिमिटेड है। सो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अनलेस ये सिचुएशन एकदम ही एस्केलेट हो जाए और एक मतलब बहुत ही एंटी फीलिंग आ जाए बिटवीन टू बिग पावर हाउसेस इन द वर्ल्ड, मार्केट्स फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव और कॉर्पोरेट सेक्टर, सी अल्टीमेटली मार्केट्स जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लें 2008 की, या कोविड देख लें, तो इसमें प्रॉफिट्स भी क्रैश हो गई थी। वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है उतना इंडिया में, और वो जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल अपनी ढूंढ लेगी। और given the situation and given that correction already happened, I'm hopeful that over a 2-3 year period this correction may not matter too much. Okay, but you do think कि 2-3 साल जो है मतलब लगता है किसी भी जनरल करेक्शन को या मार्केट्स को रिकवर होने में, does it take that much time? या डिपेंड करता है? बिकॉज यू सेइंग कि ये अलग है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स दैट वी हैव सीन अ करेक्शन। सो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि अगर हम यहाँ से अगर हम देखें और अगले 3 साल का हम व्यू लें, तो क्या हमें इक्विटी से रीजनेबल रिटर्न्स बन सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी इस लेवल से रीजनेबल रिटर्न्स बन सकते हैं। रीजनेबल का मतलब ये नहीं कि 30% या 25%, रीजनेबल का मतलब रीजनेबल। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ठीक ठाक चल रही है, बैलेंस शीट्स ठीक हैं, बैंक्स ठीक हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट ठीक है। तो हम लोग का जो हमें हमारी इकोनॉमी पे जो हिट आएगा वो इतना ड्रामेटिक भी नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना। All right. Okay, thank you so much, Rahul ji. I think it was a wonderful conversation. To a large extent, हमने जितने भी सवाल हमसे पूछे गए थे, हमने आपसे पूछ लिए हैं. So thank you so much for your time, and I do hope कि हमारे जितने भी viewers हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो. And I think just one last thing, do not panic. जो आप SIPs कर रहे हैं उसको continue करिए, and you'll be fine. Thank you so much, Rahul ji, for your valuable advice and all the wonderful perspective you've given us. And thank you so much. Take care. Bye-bye. And thank you to all the viewers. Thank you. So much. Thank you, guys. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.